नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आपके 8वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे और उसके अंदर आ, जो अभ्यास प्रश्न बाकी थे वो आज इस वीडियो में बात करके अपन आगे आपके 9वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपके 8वें अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो सब लोग अपनी कॉपी निकाल लो और किताब निकाल लो और उसके अंदर से देख के अभ्यास प्रश्न करते हैं। और अब तक अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो, पहला प्रश्न है कि खाली जगह भरो। अब इन खाली जगहों को भरना है और खाली जगह के अंदर नाम लिखने हैं। क्या नाम लिखना है कि तमिल में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? तो देखो, तमिल में जो बड़े भूस्वामी है उनको कहा जाता है वेल्ला। ठीक है, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय खेती कौन करता था? जो कृषक लोग थे वो खेती करते थे। ठीक है, तमिल में हलवाई को क्या कहा जाता था? जो हलवाई करता, जो हलवा होता था ना, उसको कहा जाता उणवार। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र भूमि के स्वामी होते थे। कैसी भूमि के स्वामी होते थे? स्वतंत्र, स्वतंत्र भूमि, स्वतंत्र भूमि के स्वामी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम भोजकों का काम बताओ। देखो, ग्राम भोजकों का जो कार्य था, एक नंबर कार्य क्या था? एक नंबर कार्य था टैक्स, कर वसूलना। कर वसूलना, नियंत्रण रखना। ठीक है, जमीन का स्वामी, जमीन यानी भूमि, जमीन या फिर भूमि का स्वामी। ओके, गांव तथा शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। अब देखो, गांव और शहर में जो लोग रहते हैं उनकी सूची बनाओ कि गांव में किस तरीके के शिल्पकार रहते हैं और शहर में किस तरीके के शिल्पकार रहते हैं। तो ऐसे इसकी सारणी बनाओगे। इस तरफ लिखोगे गांव, ठीक है ना? क्या करोगे? इस तरफ लिखोगे गांव और इस तरफ लिखोगे शहर, और ये दोनों की सूची बनाओगे। ठीक है, अब सही जवाब ढूंढो। वलय कूप का उपयोग किया जाता, देखो जल निकासी के लिए किया जाता है वलय कूप का उपयोग। ठीक है, आहत सिक्के, आहत सिक्के ज्यादातर पहले के जमाने में किसके होते थे? चांदी के भी हो सकते थे, सोने के भी हो सकते थे और टिन के भी हो सकते थे। ठीक है, और क्या? और वलय कूप का उपयोग देखो नहाने के लिए किया जा सकता था, कपड़े धोने के लिए किया जा सकता था, बट सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। ठीक है, मथुरा एक प्रकार का धार्मिक केंद्र था, पतन नहीं था, धार्मिक केंद्र था। श्रेणी जो होती थी वो होती थी पशुओं, पशुपालकों तथा संघ की श्रेणी हुआ करती थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके आज के अध्याय की, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो आज अपन आपके 9वें अध्याय की बातचीत करेंगे। 8वें अध्याय के अभ्यास प्रश्न देख लिए, अब अपन 9वें अध्याय के बारे में बात करते हैं। देखो, 9वां अध्याय है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अब इसका मतलब क्या होता है? व्यापारी का मतलब क्या होता है, आपको पता है? व्यापारी में क्या अ, व्यापार, व्यापारी का मतलब होता है जो लोग व्यापार करते हो, यानी बिजनेस। बिजनेस में समझते हो वो लोग, यानी व्यापार करने वाले लोग। राजा और तीर्थयात्री, बस राजा का मतलब राजा और तीर्थयात्री मतलब तीर्थ करने वाले लोग। बाजार में घूमती जगीनी, जगीनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी। आस का मतलब है मन में मन में आशाएं।
जो मन में जो इच्छाएं होती है ना, मन में उत्पन्न इच्छाएं, उत्पन्न उम्मीद कह सकते हैं। उम्मीद को क्या कहते हैं? आस कहते हैं। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूल के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने, ऐसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रक पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगीनी हैरान होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे और वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो आप भी इस तरीके का अनुमान लगा सकते हैं कि जो मेले में लोग आते हैं वो चीज़ें कहीं दूसरी जगह से लाते हैं जहाँ वो चीज़ें एक बड़े अनुमान या बड़े मात्रा में बनती है, फिर वहाँ से उन चीज़ों को खरीदते हैं और फिर वो वस्तुएं आप लोगों तक लाके पहुंचाते हैं। ठीक है ना? तो देखो, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी टोकरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। ठीक है। दक्षिण भारत सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का मतलब क्या हुआ आपको पता है? देखो, ये भारत का जो मैप है ना, ये जो इलाका है, ये यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको कहा जाता है दक्षिण भारत। ठीक है, ये दक्षिण भारत है। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। जो काली मिर्च है, इस काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इस काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? रोमन साम्राज्य के अंदर। व्यापारी इन सामानों को समुद्र जहाज़ों और सड़कों के रास्तों से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। देखो, इधर जितने भी देश होते हैं, जैसे पहले के ज़माने में बात करें या फिर वर्तमान ज़माने में बात करें, एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहता है। कैसे? देखो, जैसे ये भारत है और अभी भारत को पेट्रोल की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो इतना सारा पेट्रोल तो अपने यहाँ पे निकलता नहीं है। तो भारत पेट्रोल है वो अपने खरीदता है दुबई से, यानी सऊदी अरब से खरीदता है। तो भारत के पैसे कहाँ जा रहे हैं? दुबई के पास जा रहे हैं। और दुबई से क्या आ रहा है? पेट्रोल आ रहा है। तो अगर दुबई के अंदर अपने भारत के पैसे मिलेंगे तो क्या माना जाएगा कि भाई दुबई के पास में भारत के पैसे कैसे आ गए? इसका मतलब ये हुआ कि दुबई और भारत के बीच में कोई ना कोई व्यापारिक संबंध है, यानी किसी चीज के बदले खरीद करके ये पैसे दिए गए। ठीक है, इस तरीके से आगे बात करते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। अब देखो, संगम कविताएं कौन होती है भाई? देखो, तमिल साहित्य का जो अपने को मिलता है, संग मिलता है तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है ना? व्यापार के प्रमाण हमें कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी तट पर स्थित पुहार पतन, कैसा पतन है? पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियां पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्य, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है। देखो, व्यापार में दो शब्द होते हैं, इस कविता को छोड़ा, व्यापार में दो शब्द होते हैं, एक तो होता है निर्यात और एक होता है आयात।
ठीक है, ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ आप इसको साथ साथ में लिखते रहें। ठीक है, निर्यात का मतलब होता है कि अपन अगर भारत से किसी वस्तु को अमेरिका से खरीदते हैं तो वो क्या हो जाता है, निर्यात। मतलब भारत जो है किसी दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है। जैसे अपन ने क्या किया, अपने को चाहिए क्या, पेट्रोल चाहिए, तो अपन ने पेट्रोल दुबई से खरीदा, तो अपन क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। यानी किसी दूसरे देश से वस्तुएं खरीदना। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, किसी दूसरे देश को वस्तु बेचना। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे देश से वस्तु खरीदना और किसी दूसरे देश को वस्तु बेचना। आगे देखो, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है और ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, और इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता था। देखो, ध्यान रखना, जो संगम कविताएं हैं, संगम कविताएं हैं, जो तमिलनाडु का, जो तमिल भाषा का जो साहित्य है, संगम साहित्य, उसके अंदर एक शब्द मिलता है जिसका नाम है मुवेदार। मुवेंदार। मुवेंदार का मतलब क्या होता है, ये एक तमिल शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। ठीक है, और मुखिया के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांडे। और ये कौन कौन थे, ये जो मुवेंदार थे, जो कौन कौन थे, तीन मुखिया, एक तो चोल था, एक शेर था और एक पांडे था। तो ये आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न, वेरी गुड, इसको याद रखना है। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियों के अपने दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। और इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, और एक चोलों का पतन पुहार और कौवरीपट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै था। ये मुख्य लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी, अब देखो, नियमित कर की बजाय उपहार अगर कोई व्यक्ति इच्छा से दे तो उसे क्या कहा जाता है, अपन ने एक शब्द देखा था, नजराना। भाई आप नियमित कर तो वसूल रहे हो, नियमित कर के बाद में भी कोई व्यक्ति आप अपनी इच्छा से आपको अगर देता है कोई उपहार या गिफ्ट देता है तो उसे नजराना कहा जाता था। लेकिन ये जो तीनों लोग थे ये ऐसा नहीं करते थे, ये क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन में अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुख्यों के प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत, मानचित्र 7 के पृष्ठ संख्या 105 पर दिया हुआ है, सातवां नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा और सातवानों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है ना, सातवान वंश का सबसे प्रमुख राजा जो था वो सातकर्णी था। और इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवान शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, दक्षिणापथ का मतलब क्या है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा तटीय, दक्षिणी तटीय पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब बात करते हैं रेशम मार्ग की। देखो,
कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो रेशम से कपड़ा बनाने की जो तकनीक है, इसका जो आविष्कार है वो सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन के अंदर हुआ, आज से 7,000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, जिससे ये लोग यात्रा करते थे। वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। जिस मार्ग से मतलब ये लोग जाते और आते थे, जिस मार्ग को क्या जाने कहा जाने लगा, रेशम मार्ग या सिल्क रूट, यानी जिस रास्ते से चीनी लोग जाया करते थे रेशम के कपड़े लेकर के, उसी मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम का कपड़ा बनना एक फैशन बन गया। ठीक है। और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों को यात्रा शुल्क भी मांगते थे, यानी जिसके खेत से होकर के निकलते थे ना, वो लोग उनसे टैक्स मांगते थे कि अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा या कर देना पड़ेगा। मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा कर देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार। इस पाठ के अंदर ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट सामग्री नहीं है, जैसे इंपॉर्टेंट आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क था। कुषाणों का सबसे फेमस राजा था, उसका नाम क्या था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि बुद्ध की जीवनी के लिखने वाले, बुद्ध की जो जीवनी है उसका नाम है बुद्ध चरित्र, उसको लिखने वाले जो कवि थे अश्वघोष, वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, या पर कनिष्क के दरबार के राजकवि थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। वैसे महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है ना, अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा, महायान, नई धारा मतलब एक नई शाखा का निर्माण होता है, जिसका नाम है महायान, विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जा सकती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्तियां दर्शाया गया। अब अ, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनाने का काम कहाँ शुरू होता है? मथुरा और तक्षशिला में शुरू होता है। और ये चित्र भी देख लेते हैं। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, यहाँ एक वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई है।
देखो ये यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, और ये पूरा वृक्ष बना हुआ है, देखो पूरा चित्र आप दिख जाएगा आपकी किताब के अंदर। ये पीपल का वृक्ष है, और पीपल का वृक्ष कहाँ पे है, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो अपन ने कहाँ देखा था, बोध गया। पेन चेंज करें, कहाँ पे देखा था बेटा, बोध गया, बोध गया बिहार, बोध गया बिहार के अंदर पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ले अब आगे देखो, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगते हैं। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई, और ये जो इनके